हेलो दोस्तों, समर्थ स्टडी सेंटर रायपुर में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। ठीक, तो जो सर्वनाम है, बचपन से हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये सब पढ़ते आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? सर्वनाम। ठीक, इसको भी अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, तो जैसे अगर मैं पूछूँ सर्वनाम क्या होता है ना, सबसे पहले देखेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, फिर हम देखेंगे इसके भेद क्या होते हैं। ठीक, रूप या उत्पत्ति के आधार पर इसके क्या भेद हैं, या व्याकरण या प्रयोग के आधार पर इसके क्या भेद हैं, तो इसको देखेंगे। और कुछ सर्वनाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको भी क्लियर करते हुए अपन चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले सर्वनाम क्या होता है, तो जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं, सर्वनाम क्या होता है कि अगर जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वो शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रयुक्त, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा को हटा करके संज्ञा की जगह ले लेता है उसे कहते हैं क्या? हम सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह इत्यादि। तो ये सब क्या है? आपके सर्वनाम। ठीक, तो मैं, तुम, आप, यह, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के बदले करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राधा प्रतिदिन स्कूल जाती है। राधा प्रतिदिन स्कूल जाती है। राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी है। राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी है। राधा प्रतिवर्ष कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। राधा प्रतिदिन स्कूल जाती है। राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी है। राधा प्रतिवर्ष कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। ठीक, तो यहाँ पे जो राधा है वो क्या है? आपकी संज्ञा है। राधा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे भी वही सेम आया है, राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यहाँ पे भी क्या है? राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो राधा है जो कि संज्ञा है, ये कितनी बार आया है? इस सेंटेंस को अगर देखें, इस पूरे वाक्य को देखें तो राधा जो है 3 बार आई है। राधा प्रतिदिन स्कूल जाती है, राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी है, राधा प्रतिवर्ष कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। तो अब सर्वनाम का क्या, सर्वनाम का काम क्या होता है कि वो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमारी संज्ञा क्या है? राधा। तो अगर हम इस सेंटेंस को चाहे, इस पूरे वाक्य को चाहे, तो कैसे लिख सकते हैं? राधा प्रतिदिन स्कूल जाती है। राधा प्रतिदिन स्कूल जाती है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है। और वह प्रतिवर्ष कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। ठीक, तो सर्वनाम का काम क्या है कि जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी संज्ञा क्या थी? राधा प्रतिदिन स्कूल जाती है, राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी है, और राधा प्रतिवर्ष कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। तो हमने 3 बार जो राधा राधा शब्द आया था उसको हटा करके क्या कर लिया? हमने सर्वनाम यूज़ कर लिया। राधा प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये एज इट इज़ है। हमने यहाँ पे राधा की जगह क्या प्रयोग किया? वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है, और वह प्रतिवर्ष कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। तो यहाँ पे जो राधा था, इस राधा को हटा करने के हमने यहाँ पे सर्वनाम यूज़ किया, और वो सर्वनाम क्या है? वह। तो सर्वनाम का काम क्या है कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, वो होते हैं क्या? सर्वनाम। इससे एक और चीज़ क्लियर होती है कि जो सर्वनाम है उसने क्या किया? संज्ञा की पुनरावृत्ति होने से रोका। जो
पहला वाला वाक्य है, इसमें राधा शब्द 3 बार आया था, लेकिन दूसरे वाक्य में क्या हुआ, राधा जो है वो सिर्फ 1 बार आई और बाकी 2 बार जो राधा था उसको हमने सर्वनाम से रिप्लेस कर दिया। यानी कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकती है, यानी कि अगर संज्ञा बार बार आ रही हो तो उसको आने से रोकती है कौन, सर्वनाम। तो इसमें ये भी अपन लिख सकते हैं कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, यानी अगर एक ही संज्ञा बार बार आ रही हो तो उसको आने से रोकता है कौन, सर्वनाम। तो ये है क्या आपका सर्वनाम, कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम यहाँ पे कहा जाता है। तो मैं, तू, आम, मैं, तुम, आप, यह, वह इत्यादि, ये सब क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या करता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, यानी कि संज्ञा को बार बार आने से रोकता है, जिससे क्या हो जाती है, हमारी जो वाक्य है, वाक्य यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा सुंदर बन के यहाँ पे निकलता है। ये हो गया सर्वनाम। अब सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम का जो भेद है या जो वर्गीकरण है ये 2 आधारों पे किया जाता है। सर्वनाम का जो भेद है या जो सर्वनाम का वर्गीकरण है ये 2 आधारों पे किया जाता है। तो पहला है रूप या उत्पत्ति के आधार पर, रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम। रूप या उत्पत्ति के आधार पर जो सर्वनाम है ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या, मौलिक सर्वनाम। पहला क्या होता है, मौलिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम, तो मौलिक सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे कहते हैं क्या, मौलिक सर्वनाम। यानी जिस रूप में उसका जन्म हुआ है वही कहलाता है क्या, मौलिक सर्वनाम या मूल सर्वनाम। तो सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं, उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं, उसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं। तो मौलिक सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे यहाँ पे मौलिक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या अगर बोली जाए तो इनकी संख्या होती है 11। इनकी संख्या कितनी है, 11। ठीक, यानी कि सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसी रूप में उनकी उत्पत्ति हुई है, उसमें हमने कोई भी और छेड़खानी नहीं किया है, उसी रूप में उसका जन्म हुआ है। तो ऐसे सर्वनाम को कहते हैं क्या, मौलिक सर्वनाम या मूल सर्वनाम। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है, 11। ठीक, अब ये 11 सर्वनाम कौन कौन है, तो ये है क्या आपका, मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ। ये हो गए आपके 11 मौलिक सर्वनाम। ठीक, तो मौलिक सर्वनाम, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है, जिस रूप में उसकी उत्पत्ति हुई है उसे कहते हैं मौलिक या मूल सर्वनाम। इनकी संख्या 11 है। यह है क्या, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। कोई भी आएगा यहाँ पे, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक, तो ये हो गए क्या आपके 11 सर्वनाम, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये हो गए आपके 11 सर्वनाम। ठीक, तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये आपके होते हैं क्या, 11 मौलिक सर्वनाम। इसके अलावा जितने भी बच गए वो सब क्या होते हैं, यौगिक सर्वनाम। तो यौगिक सर्वनाम सेकंड है, यौगिक सर्वनाम। तो यौगिक सर्वनाम क्या होता है, यौगिक सर्वनाम। तो ये हमारे 11 क्या है, मौलिक सर्वनाम। तो ये जो मौलिक सर्वनाम है इनके ऊपर यदि लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है तो वो कहलाते हैं क्या, आपके यौगिक सर्वनाम। यानी कि जो हमारा 11 मौलिक सर्वनाम है उनसे बनता है क्या, हमारा यौगिक सर्वनाम। तो ये जो हमारे 11 मौलिक सर्वनाम है, इन मौलिक सर्वनाम के ऊपर कब लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है तो जो हमारे मौलिक सर्वनाम है वो यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। ठीक, कहाँ लिखे, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम। तो जब मौलिक सर्वनामों पर
जब मौलिक सर्वनाम पर लिंग वचन कारक लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, तो उसे यौगिक सर्वनाम कहते हैं। तो कह सकते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जब मौलिक सर्वनामों के ऊपर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है तो उससे यौगिक सर्वनाम का निर्माण होता है। ये भी लिख सकते हैं अपन, दोनों सही हैं। तो उससे यौगिक सर्वनाम का निर्माण होता है। ठीक, तो जैसे हमारे मौलिक सर्वनाम, इनकी संख्या कितनी है? 11। तो ये जो मौलिक सर्वनाम है जिनकी संख्या 11 है, ये याद करना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या क्या है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 हैं, मौलिक सर्वनाम है। यौगिक सर्वनाम की परिभाषा क्या कहता है कि जब मौलिक सर्वनामों के ऊपर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है तो जो मौलिक सर्वनाम है क्या बन जाते हैं? यौगिक सर्वनाम बनाते हैं। जैसे मैं क्या है? एक मौलिक सर्वनाम है। अगर मैं इसमें कारक जोड़ूं, मैं जो मौलिक सर्वनाम है इसमें अगर मैं कारक जोड़ूं को, तो मैं को तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा? मुझको। तो मुझको क्या हो जाएगा? ये जो मुझको है ये क्या है? आपका यौगिक सर्वनाम। उसी प्रकार मैं लिखूं मैं, इसमें मैं कारक जोड़ूं से, तो मैं से तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा? मुझसे। उसी प्रकार अगर मैं लिखूं मैं क्या है? एक वचन है। ये जो मैं है ये एक वचन है, तो बहुवचन में क्या बन जाएगा? ये हम। बहुवचन में बनेगा ना हम। और यहाँ पे क्या लिखा है कि मौलिक सर्वनामों के ऊपर जब लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है तो उससे यौगिक सर्वनाम बनते हैं। तो मैं क्या था? एक वचन, ये बहुवचन में क्या बन जाएगा? हम। तो इस तरह आपके यौगिक सर्वनामों का निर्माण होता है। तो ये क्या है? आपके यौगिक सर्वनाम। ठीक, तो रूप या उत्पत्ति के आधार पे जो सर्वनाम है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? मौलिक सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम का जिस रूप में उत्पत्ति हुई है, जिस रूप में इनका जन्म हुआ है, ये कहलाते हैं क्या? मौलिक या मूल सर्वनाम। इनकी संख्या कितनी है? 11। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से जो 11 सर्वनाम है ये आपके मौलिक सर्वनाम है। दूसरा होता है यौगिक सर्वनाम। तो यौगिक सर्वनाम कैसे बनते हैं? तो जब मौलिक सर्वनाम के ऊपर लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है तो मौलिक सर्वनाम से क्या हो जाता है? यौगिक सर्वनाम की उत्पत्ति होती है। जैसे मैं क्या है? आपका मौलिक सर्वनाम, इसमें कारक हमने जोड़ा को, तो क्या बन गया? मुझको। मैं है आपका मौलिक सर्वनाम, इसमें जोड़ा से, तो बन गया क्या? मुझसे। मैं एक वचन में है तो बहुवचन में क्या बन जाएगा? हम। तो ये है क्या? आपके मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। तो अगर आपको एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या बोलना है कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, एक मौलिक सर्वनाम और दूसरा यौगिक सर्वनाम। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि मौलिक सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो मौलिक सर्वनामों की संख्या होती है 11। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। या आपको 4 ऑप्शन देके पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा मौलिक सर्वनाम है, या आपको पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा यौगिक सर्वनाम है। तो ये चीज़ भी आपको याद होगी, तभी आपसे बनेगा। तो ये हो गया क्या? रूप या उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के सर्वनाम। अब दूसरा जो हमारा वर्गीकरण है ये है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम। तो प्रयोग या व्याकरण के आधार पे जो सर्वनाम होता है ये होता है 6 प्रकार का। ठीक, प्रयोग या व्याकरण के आधार पे जो सर्वनाम होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ये शायद सबको पता भी होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये होते हैं आपके क्या? प्रयोग या व्याकरण के आधार पे सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट है हमारा क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, तो प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये हो गया क्या, सर्वनाम के भेद या सर्वनाम का वर्गीकरण। आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि ये 11 क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और अगर आपको ये 11 मौलिक सर्वनाम नहीं याद है तो फिर आप यौगिक सर्वनाम और मौलिक सर्वनाम में कंफ्यूज होते रहेंगे। और ये जो सर्वनाम है ये आगे चल के आपको विशेषण में भी काम आएगा, तो अगर आप यहीं याद कर लेते हैं तो विशेषण में आपको थोड़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ याद नहीं करेंगे तो फिर विशेषण में जाके फंसेंगे, तो उससे अच्छा यहीं पे इसको याद कर लें। तो अब हमको पढ़ना है क्या, प्रयोग या व्याकरण के आधार पे सर्वनाम। तो एक एक करके ये हमको 6 सर्वनाम पढ़ने हैं। तो पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम, पहले तो ये नाम ही याद होना चाहिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक और फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये हो गया आपका यौगिक सर्वनाम। ठीक, तो पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो जो पुरुषों मतलब स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, जो पुरुषों यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होगा वो सारे शब्द क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। लिखते हैं इसको। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जो पुरुषों यानी कि स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो जो पुरुषों यानी कि पुरुष या स्त्री के नाम के बदले प्रयुक्त होगा, यानी कि पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जो शब्द आएगा वो कहलाता है क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा क्या है, अन्य पुरुष। तो पहला क्या है, उत्तम पुरुष, दूसरा क्या है, मध्यम पुरुष और तीसरा क्या है, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जो पुरुषों यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है, तो जो वक्ता होता है, वक्ता कौन होता है, जो बोलने वाला होता है, जो बोल रहा होता है उसे हम कहते हैं क्या, वक्ता। तो जो वक्ता होता है जो बोल रहा होता है, और दूसरा जो लेखक होता है जो लिख रहा होता है, तो वक्ता को और लेखक को हम कहते हैं क्या, उत्तम पुरुष। यानी कि जो बोलने वाला वक्ता है और जो लिखने वाला लेखक है इनको हम कहते हैं क्या, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है, जो श्रोता है। अब भाई वक्ता जो बोल रहा है उसको कोई ना कोई तो सुन रहा होगा, तो जो श्रोता होता है जो सुन रहा होता है उसे हम कहते हैं क्या, मध्यम पुरुष। और किसी न किसी के संबंध में बात की जा रही होगी, तो जिसके संबंध में बात की जा रही होगी वो होता है क्या, आपका अन्य पुरुष। तो इसको एक एक करके लिखते हैं। उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष क्या होता है,
तो जो वक्ता यानी कि जो बोलने वाला वक्ता है या जो लेखक है, इसे कहते हैं क्या? उत्तम पुरुष। वक्ता यानी कि बोलने वाला, या लेखक। ठीक, वक्ता यानी कि बोलने वाला या जो लेखक है, इसको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं। तो जो बोलने वाला वक्ता है और जो लिखने वाला लेखक है, इन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, कौन से सर्वनाम उत्तम पुरुष होते हैं? तो मैं बोलूँगी क्या? मैं या हम। ठीक, मैं या जो हम है, ये क्या है? आपका उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल है। अब इनसे, जैसे मैं आपका क्या है? एक मौलिक सर्वनाम है, तो इनसे आप जितने भी सर्वनाम बना लेंगे यौगिक सर्वनाम, वो सब क्या हो जाएंगे? आपके उत्तम पुरुष में आएंगे। जैसे हम से क्या बन जाएगा? हमारा। मैं से क्या बन जाएगा? मुझको, मुझसे। तो इस तरह के जितने भी सर्वनाम बनेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? आपके उत्तम पुरुष, इत्यादि इत्यादि। ठीक, तो मैं और हम, तो मैं से मैं और हम, तो मैं से आप जितने भी यौगिक सर्वनाम बना लेंगे, हम से आप जितने भी सर्वनाम बना लेंगे। तो मैं से जैसे मुझको, मुझसे, हम से क्या हो जाएगा? हमारा। तो इस तरह के जितने भी सर्वनाम होंगे जो मैं और हम से बनेंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष। जैसे इसका उदाहरण देखें तो क्या हो जाएगा? मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल इसका हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे मैं बोलूँ हम रायपुर जा रहे हैं, या हम दुर्ग जा रहे हैं, या हम स्कूल जा रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका उत्तम पुरुष। जब सर्वनाम के जो 6 भेद हैं ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आखिरी में हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी बना के देखेंगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो उत्तम पुरुष, तो जो बोलने वाला वक्ता है या जो लेखक है, उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। तो आपका मैं, हम, ये क्या होते हैं? उत्तम पुरुष होते हैं। और इनसे जितने भी प्रकार के आप यौगिक सर्वनाम बना सकते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष हो जाएंगे। जैसे मुझसे, मुझको, हमारा। मैं स्कूल जाती हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा? आपका उत्तम पुरुष। हम रायपुर जा रहे हैं, तो हम क्या हो जाएगा? आपका उत्तम पुरुष। अब आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? तो श्रोता, जो सुनने वाला होता है, उसे कहते हैं क्या? मध्यम पुरुष। तो सुनने वाला जो श्रोता होता है, उसे कहते हैं क्या हम? मध्यम पुरुष। श्रोता यानी कि सुनने वाला, तो जो श्रोता है, सुनने वाला, को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा क्या? आपका तू, तुम, आप, तू, तुम, आप। ठीक, इसमें आ जाएगा क्या? आपका तू, तुम, आप। और इनसे आप जितने भी सर्वनाम बना सकते हैं वो सब आ जाएगा। जैसे तू से क्या बन जाएगा? तूने। ठीक, तुम से बन जाएगा क्या? तुम्हारा या तुमने। तुम से क्या बन जाएगा? तुमने। आप से क्या बन जाएगा? आपने, आपको, इत्यादि। तो ये सब क्या है? आपके मध्यम पुरुष। ठीक, तो श्रोता यानी कि जो सुनने वाला होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। तो हो जाएगा क्या? तू, तुम, आप। तू से बनेगा तूने, तुमने। आप से आपने, आपको। ये सब क्या होते हैं? आपके मध्यम पुरुष होते हैं। जैसे उदाहरण अगर लिखें तो आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। या तुम स्कूल चले जाना, तुम स्कूल चले जाना। या आप मुझसे मिलने कल आना, आप मुझसे मिलने कल आना, आप मुझसे मिलने कल आना। ठीक, तो आप बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। तुम स्कूल चले जाना, तो तुम क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। आप मुझसे मिलने कल आना, तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके मध्यम पुरुष। तो उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष क्या होता है? तो जिसके संबंध में बात
कही गई हो वो क्या होता है? अन्य पुरुष। जिसके संबंध में बात कही गई हो वो क्या होता है? अन्य पुरुष। ठीक। उत्तम पुरुष क्या होता है? तो वक्ता, बोलने वाला, और लेखक क्या होता है? उत्तम पुरुष। जो सुन रहा होता है श्रोता, उस वो क्या होता है? मध्यम पुरुष। अब किसी न किसी के बारे में तो बात की जा रही होगी, तो जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है क्या? अन्य पुरुष। जिसके संबंध में बात की जा रही हो वो होते हैं क्या? अन्य पुरुष। इसमें आ जाता है आपका यह, वह, ये, वे। ठीक। यह, वह, ये, वे इत्यादि, ये होते हैं क्या? आपके अन्य पुरुष। ठीक। तो जिसके संबंध में बात की जा रही हो या बात की गई हो ये होते हैं क्या? आपके अन्य पुरुष। यह, वह, ये, वे। जैसे मैं बोलूँ यह पढ़ता है, जैसे मैं बोलूँ क्या? यह पढ़ता है। यह, ये हमेशा पढ़ते रहता है। जैसे मैं बोलूँ क्या? ये पढ़ता है, ये हमेशा पढ़ते रहता है। ये हमेशा पढ़ते रहता है। या मैं बोलूँ वह बहुत खेलता है, वह बहुत खेलता है। या मैं बोलूँ जैसे वे से वे मुझे बुला रहे हैं, वे मुझे बुला रहे हैं, वे मुझे बुला रहे हैं। तो यह पढ़ता है, तो यह क्या हो जाएगा आपका? अन्य पुरुष। ये हमेशा पढ़ते रहता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अन्य पुरुष। वह बहुत खेलता है, तो वह क्या हो जाएगा? आपका अन्य पुरुष। वे मुझे बुला रहे हैं, तो वे क्या हो जाएगा? आपका अन्य पुरुष। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके 3 भेद होते हैं। ठीक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो पुरुषों यानी कि पुरुष या स्त्री के नाम के बदले प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक। तो उत्तम पुरुष कौन है? बोलने वाला, वक्ता या जो लेखक होता है इसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं स्कूल जाती हूँ, हम रायपुर जा रहे हैं, तो मैं और हम क्या हो जाएगा आपका? उत्तम पुरुष। जो श्रोता होता है, सुनने वाला, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे आप बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। आप मुझसे मिलने कल आना, तुम स्कूल जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात की जा रही हो वो होते हैं क्या? अन्य पुरुष। यह, वह, ये, वे। वह, यह पढ़ता है, ये हमेशा पढ़ते रहता है, तो यह और ये क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष। वह बहुत खेलता है, वे मुझे बुला रहे हैं, तो वह, वे, ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। तो यह है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके 3 भेद। दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा क्या? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब क्या होता है? खुद का, स्वयं का, है ना। जैसे मैं बोलूँ निजी संपत्ति, तो निजी संपत्ति का मतलब क्या होता है? किसी न किसी का खुद का। जैसे मैं बोलूँ मेरी निजी संपत्ति, तो वो मेरी हुई ना। निजी का मतलब खुद का, प्राइवेट, जिस पर किसी और का हक नहीं होता। तो उसी प्रकार निज का मतलब क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम का जो निजत्व का बोध कराती है वो होते हैं क्या? निजवाचक सर्वनाम। यानी कि ऐसे शब्द जो निजता का बोध कराते हैं या निजत्व का बोध कराते हैं वो होते हैं क्या? निजवाचक सर्वनाम। यानी वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करते हैं वो क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जब उदाहरण लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने खुद के लिए, अपने खुद के लिए या स्वयं के लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वक्ता या लेखक अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे मैं इसमें लिखूंगी तो स्वतः, स्वतः क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम, स्वयं, खुद और आप इत्यादि, ये सब क्या है, ये है आपके निजवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण में लिखूं कि मैं स्वतः ही समझ गया, मैं स्वतः ही समझ गया, मैं स्वतः ही समझ गया। मैं लिखूं कि मैं स्वयं सामान उठा लूँगा, मैं स्वयं सामान उठा लूँगा। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ। ठीक, मैं स्वतः ही समझ गया, मैं स्वयं सामान उठा लूँगा, आप भला तो जग भला, मैं आप वहीं से आया हूँ। निजवाचक सर्वनाम क्या है, जो निजत्व का बोध कराती है। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे खुद का बोध होता है, वो खुद की जानकारी देते हैं, तो वो होते हैं क्या, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं स्वतः ही समझ गया, यानी कि मैं खुद से समझ गया, जो भी समझने वाला चीज़ था या कुछ भी अगर वो पढ़ रहा होगा तो क्या बोल रहा है कि मैं स्वतः ही समझ गया, यानी कि मैं अपने आप से समझ गया। मैं स्वयं सामान उठा लूँगा, यानी कि मैं खुद से सामान उठा लूँगा। ठीक, खुद से, स्वयं से सामान उठा लूँगा, तो यहाँ पे भी खुद की बात हो रही है। आप भला तो जग भला, यानी कि अगर आप अच्छे हो तो दुनिया भी आपको क्या लगेगी, अच्छी ही लगेगी। तो आप भला तो जग भला, तो यहाँ पे आप किसके लिए प्रयोग किया, अपने आप के लिए प्रयोग किया गया है। मैं आप वहीं से आया हूँ, यानी कि मैं अपने आप वहाँ से आया हूँ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आप वहीं से आया हूँ, यानी कि मैं अपने आप वहीं से आया हूँ, खुद से आया हूँ। ठीक, तो यहाँ पे स्वतः, स्वयं, आप और यहाँ पे भी आप, ये क्या कर रहे हैं, निजता का बोध करा रहे हैं, इसलिए होता है निजवाचक सर्वनाम। अब आया होगा डाउट, कैसे, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं क्या मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में भी आया है क्या आप। तो आप मेरे से प्रश्न करोगे कि मैम यहाँ पे जो सेंटेंस था आप बहुत ही अच्छे हैं या आप मेरे से मिलने कल आना, तो यहाँ पे जो आप था इसको मैंने क्या बोला कि ये मध्यम पुरुष है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये जो आप है ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो अगर क्वेश्चन, तो आप मेरे से पूछोगे कि जैसे मैम ऐसा कोई सेंटेंस दिया जिसमें आप आ रहा हो, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम है या वो निजवाचक सर्वनाम है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आप का प्रयोग किया गया है कि आप बहुत अच्छे हैं या आप मुझसे मिलने कल आना, तो यहाँ पे जो आप शब्द है वो किसी दूसरे के लिए प्रयोग किया गया है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं या आप मुझसे मिलने कल आना। तो यहाँ पे जो आप शब्द प्रयोग हुआ है वो किसी दूसरे के लिए यूज़ हुआ है। और पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम क्या देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है, वो क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे आप किसी दूसरे स्त्री या पुरुष को कह रहे हैं क्या कि आप बहुत अच्छे हैं या आप मुझसे मिलने कल आइएगा, तो यहाँ पे जो आप प्रयोग किया जा रहा है वो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग किया जा रहा है कि भाई आप बहुत अच्छे हैं, कोई स्त्री है या पुरुष, उसको आप कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं या आप मुझसे मिलने कल आइएगा। क्यों, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है, तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन जब हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम जो निजता, खुद का बोध कराती है। मैं आप वहीं से आया हूँ, यानी कि मैं अपने आप वहीं से आया हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की है, बल्कि मैं खुद अपने आप वहीं से आया हूँ। तो अपनी जानकारी दे रहा है कि मैं अपने आप से वहाँ से आया हूँ। या आप भला तो जग भला, यानी कि अगर आप खुद अच्छे हैं तो दुनिया भी आपको क्या लगेगी, अच्छी ही लगेगी। तो इस तरह से आपको देखना है, अगर जो आप है वो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है तो वो हो जाएगा कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, और अगर आप अपना ही खुद का बोध कराएगा तो वो हो जाएगा क्या, आपका निजवाचक सर्वनाम। तो आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी और के लिए प्रयोग किया गया होगा, किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आएगा तो पुरुषवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे खुद की जानकारी देगा तो वह निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ये होगा क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम।
उसके अलावा मैं स्वतः ही समझ गया, अपने आप भला तो जग भला, और खुद, ये सब क्या है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं खुद ही चला गया, खुद ही चला गया, यानी कि खुद से चला गया, तो ये सब क्या आपके निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है आपका क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिखते हैं, फिर थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। निकट या दूर के व्यक्तियों, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें आता है आपका कौन, यह, वह, ये, वे। ठीक, यह, वह, ये, वे। फिर से यहाँ पे कन्फ्यूज़न कैसे, कि जब हमने पढ़ा था क्या, अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष में भी कौन आया था, यह, वह, ये, वे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यह पढ़ता है, ये हमेशा पढ़ते रहता है, वह बहुत खेलता है और वे मुझे बुला रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे यह, वह, ये, वे क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है। अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि जो यह, वह, ये, वे हैं, ये क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो फिर से कन्फ्यूज़न कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि यह, वह, ये, वे कब निश्चयवाचक होगा और कब पुरुषवाचक होगा। तो इसको भी पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर समझेंगे। जैसे मैं बोलूँ यह साइकिल मेरी है, यह साइकिल मेरी है, यह साइकिल मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। ठीक, यह साइकिल मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या है, पुरुषवाचक का डेफिनेशन क्या है, पुरुषवाचक का डेफिनेशन को एकदम ध्यान में रखना है। क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो पुरुषों, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये पढ़ता है, ये हमेशा पढ़ते रहता है। तो यहाँ पे किसी न किसी इंसान की, किसी न किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि यह पढ़ता है। तो कोई इंसान है, उसकी बात की जा रही है कि यह पढ़ता है। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, पढ़ता है मतलब कोई ना कोई आदमी है, वो मेल है, वो कि यह पढ़ता है। तो हो सकता है कि राम है, राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो राम, श्याम या मोहन है, ये क्या है, संज्ञा है, और सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले आता है। तो हमने क्या किया, राम, श्याम या मोहन या जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है उसके नाम को हटा के हमने क्या किया, यहाँ पे यह यूज़ किया है। क्यों, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि अगर स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जो सर्वनाम आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो भाई यह पढ़ता है, तो कोई ना कोई इंसान है जो पढ़ रहा है, वो व्यक्ति है। तो हमने उस व्यक्ति के नाम के बदले यहाँ पे यह को यूज़ किया, इसलिए यह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हमेशा पढ़ते रहता है, तो किसी न किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि ये हमेशा पढ़ते रहता है। तो हमने उस व्यक्ति के नाम के बदले यहाँ पे ये को यूज़ किया, इसलिए ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। वह बहुत खेलता है, तो यहाँ पे भी किसी न किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वह बहुत खेलता है। तो उसके नाम के बदले हमने यहाँ पे वह को यूज़ किया, इसलिए वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। वे मुझे बुला रहे हैं, तो जो मुझे बुला रहा है वो कोई व्यक्ति ही है ना, कोई व्यक्ति ही मुझे बुला रहा है। तो और उस व्यक्ति के नाम के बदले हमने यहाँ पे वे को यूज़ किया है, इसलिए वे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे यह, वह, ये, वे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो किसी न किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अपन देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यह साइकिल मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। अब यहाँ पे जो यह और वह है, ये क्या है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्यों है, क्योंकि डेफिनेशन को अगर पढ़ेंगे तो क्या बोलता है, निकट
या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह साइकिल मेरी है, यानी कि अब ये जो यह है वो क्या दे रहा है, इस साइकिल की जानकारी दे रहा है, इस साइकिल की क्या जानकारी दे रहा है, और निश्चित जानकारी दे रहा है क्या, कि ये जो साइकिल है किसकी है, मेरी है। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्यों? क्योंकि वो इस साइकिल की एकदम निश्चित जानकारी दे रहा है, निश्चित संकेत दे रहा है कि यह साइकिल किसकी है, मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पे ये जो वह है तो ये इस पुस्तक की निश्चित संकेत दे रहा है, निश्चित जानकारी दे रहा है कि पुस्तक किसकी है, मेरी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो यह और वह है ये क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जब भी आपको क्वेश्चन दे तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। अगर किसी पुरुष या किसी स्त्री या किसी व्यक्ति के नाम के बदले यह वह ये वे आते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। लेकिन जब यही यह वह किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित संकेत हमें देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पे। यह कार पुरानी हो चुकी है, यह कार पुरानी हो चुकी है। वह लड़की बहुत गरीब है, वह लड़की बहुत गरीब है। ठीक, 2 एग्जाम्पल लिखा, यह कार पुरानी हो चुकी है, वह लड़की बहुत गरीब है। वह कल ही आगरा से आया है, वह अभी भोजन कर रहा है। अगर मैं इसमें पूछूं वह अभी भोजन कर रहा है, अब यहाँ पे आया क्या, यह, वह और वह। अब अगर मैं पूछूं कि 1 2 3 और 4, अब अगर मैं पूछूं कि 1 2 3 4 यह वह जो है इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो अब सबसे पहले तो यह वह को देख के आपको समझ में आ गया कि या तो पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक तो हो नहीं सकता क्योंकि निजवाचक निजता का बोध कराती है, और यह वह ये वे क्या है, या तो पुरुषवाचक है या तो निश्चयवाचक है। अब हमको चेक करना है कि पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है। तो यह कार पुरानी हो चुकी है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो यह है इस कार की जानकारी दे रहा है, क्या एकदम निश्चित संकेत कर रहा है कि यही वो कार है, वो क्या हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। ठीक, यहाँ पे ये यह क्या कर रहा है, इस कार का निश्चित संकेत दे रहा है कि यही वो कार है जो पुरानी हो चुकी है। तो ये यह क्या हो जाएगा, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। वह लड़की बहुत गरीब है, तो यहाँ पे ये जो वह है वो उस लड़की का निश्चित संकेत दे रहा है कि वही लड़की है जो गरीब है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, यह कार पुरानी हो चुकी है, यह लड़की बहुत गरीब है। ठीक, तो ये यह क्या कर रहा था, इस कार को बता रहा था कि यही वो कार है जो पुरानी हो चुकी है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। वह लड़की बहुत गरीब है, तो वही लड़की है जो गरीब है, निश्चित संकेत कर रहा है कि वही लड़की है जो गरीब है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह कल ही आगरा से आया है, अब इसको पढ़ेंगे। वह कल ही आगरा से आया, वह अभी भोजन कर रहा होगा। तो देखो, वह कल ही आगरा से आया है मतलब किसी न किसी व्यक्ति की बात कर रही है जो कल आगरा से आया है ना। वह कल ही आगरा से आया मतलब कोई ना कोई व्यक्ति ही है जो कल आगरा से आया है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या कहता है कि अगर व्यक्ति है ना, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले अगर कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो वह कल ही आगरा से आया होगा, तो कोई ना कोई व्यक्ति है जो कल आगरा से आया है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वह प्रयोग कर रहे हैं। तो वह क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुष में कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, तो वह कल ही आगरा से आया है, तो कोई ना कोई व्यक्ति ही है जो कल आगरा से आया है। तो हम उस व्यक्ति का नाम यूज़ ना करके क्या कर रहे हैं, वह यूज़ कर रहे हैं। तो वह क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। वह अभी भोजन कर रहा है मतलब कोई ना कोई व्यक्ति है जो भोजन कर रहा है ना। जैसे यहाँ पे भोजन कर रहा है तो कोई ना कोई व्यक्ति ही भोजन कर रहा है, हो सकता है राम भोजन कर रहा है, श्याम भोजन कर रहा है, मोहन, कोई भी भोजन कर रहा है, लेकिन कोई इंसान ही तो भोजन कर रहा है। तो उस व्यक्ति के नाम की जगह हमने क्या किया, वह यूज़ कर लिया, तो वह भी क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस तरह आपको समझना है सेंटेंस को। अगर आपको एक बार पढ़ के समझ नहीं आता तो आप दोबारा पढ़िए, 2 बार नहीं आता तो 3 बार पढ़िए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति
किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले अगर हम किसी शब्द को प्रयोग करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन जब कोई शब्द हमें किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चयात्मक संकेत कर रहा है कि यही वो कार है, पुरानी हो चुकी है, या ये साइकिल मेरी है, वो पुस्तक मेरी है, तो क्या हो जाता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसको अच्छे से समझेंगे। सर्वनाम से इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपको एग्ज़ाम में ऐसे सेंटेंसेस देंगे और पूछेगा, अंडरलाइन करके पूछेगा कि ये जो शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके आगे हमारा बचा क्या? संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इन तीनों सर्वनाम जो बच गए उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, और अभी तक जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे उनको भी देखेंगे किस तरह से आता है और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।